हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो इन क्वेश्चंस के अंदर आपको स्टैटिक पार्ट भी देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो जो न्यूज़ के अंदर होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे इस डिस्कशन लेक्चर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप रेगुलरली वे में इस क्विज को फॉलो कीजिए, जिसके थ्रू आपका जो स्टैटिक पार्ट है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट है, जो न्यूज़ के अंदर होता है, वो आपका कवर होगा। तो यहाँ पे आप रेगुलरली वे में इसको फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। रेगुलरली वे में आपके जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो रेगुलरली आपके रिवाइज होंगे। तो इस डिस्कशन लेक्चर के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन ज़रूर से कीजिए, उसको नोट डाउन ज़रूर से कीजिए। नोट्स बनाइए, या जिस भी तरीके से आपको नोट डाउन करना है या वीडियो को बार बार देखना है, तो जिस भी तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कीजिए। फिर उनका रिवीजन भी रेगुलरली वे में कीजिए, चाहे वीकली बेसिस पे कीजिए या आप मंथली बेसिस पे इनका रिवीजन ज़रूर से करिए। तो ये आपको हेल्प करेगा यूपीएससी की, आपकी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पे काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक स्पेशल मीटिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है अभी रिसेंटली, तो उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है कि जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है इसको क्रिएट कब किया गया था। सबसे पहले तो हमें ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब हम रीड करते हैं हमें पता होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि आज रिसेंटली जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है वो भी न्यूज़ के अंदर में थी। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कमेटी है, अगर कोई कमेटी है या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको क्रिएट कौन से एक्ट के थ्रू किया गया, क्या उसका स्टेटस है। इस तरीके से आप अगर पढ़ाई करोगे, न्यूज़पेपर को आप रीड करोगे, तो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर हम बात करें काउंटर टेररिज्म कमेटी की, तो ये जो सीटीसी है इसको क्रिएट किया गया था जब 9/11 का अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट के ऊपर में। जो 9/11 का अटैक हुआ था, जो 11 सितंबर 2001 के समय में जो अटैक हुआ था, उसके बाद में इसको क्रिएट किया गया है। तो 26/11 जो इंडिया के अंदर अटैक हुआ है बॉम्बे के अंदर, इंडिया की जो इकोनॉमिक कैपिटल है बॉम्बे, वहाँ पे जो 26 नवंबर 2008 को जो अटैक हुआ था, 2008 के उस अटैक के बाद में इसको नहीं क्रिएट किया गया है। उसके बाद में तो इंडिया में आपको एनआईए देखने को मिलेगा। जो एनआईए का नाम का इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर में, उसको 26/11 के बाद में क्रिएट किया गया था। तो मेनली जो सीटीसी है उसको जो क्रिएट किया गया वो 9/11 का अटैक है, 9/11 का जो अटैक था उसके बाद में उसको क्रिएट किया गया। काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेन पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको यहाँ पे काउंटर करना उसका मेन यहाँ पे पर्पज़ है। जब 9/11 के अटैक के बाद में एक रिजोल्यूशन आता है, रिजोल्यूशन 1373 रिजोल्यूशन के बाद में इसको क्रिएट किया गया। यूनाइटेड नेशन के अंदर में ये रिजोल्यूशन है उसको मूव किया जाता है और उसके बाद में ये इंस्टीट्यूशन है वो एग्जिस्टेंस में आता है। इंडिया के जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर में जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पे इस मीटिंग को हेड करते हैं, मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे 2022 के अंदर में जो यहाँ पे चेयर है उसको होस्ट किया जाएगा, चेयर को हेड किया जाएगा, इस कमेटी की चेयर है उसको। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया में अभी एक इसकी स्पेशल मीटिंग हो रही है, 26/11 का मेमोरियल का होस्ट किया जा रहा है वहाँ पे। और ये 2008 में जब 1 में जब इसका क्रिएशन हुआ, 2001 में जब इसका क्रिएशन हुआ, तो उसके बाद में जस्ट आपको पहला ऐसा सेशन है जो देखने को मिलेगा जिसका मीटिंग है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि जो 9/11 है उसके बाद में इसको क्रिएट किया गया था काउंटर टेररिज्म कमेटी को। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है इंडिया के अंदर, तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है
उसके अगर हम थीम की बात करें तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो मेन थीम ये थी कि काउंटर द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर टेररिस्ट पर्पज़। जो टेररिस्ट के पर्पज़ से जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही हैं उनको यहाँ पर आप देखिए कि ड्रोन अटैक, ड्रोन से जो अटैक कर दिया जाता है ये टेररिस्ट के द्वारा यहाँ पे यूज किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा आपको अभी इंडिया के अंदर भी आपको 2-3 अटैक ऐसे देखने को मिले थे जहाँ पे ड्रोन का यूज किया गया। तो ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी है जो इमर्ज हो रही है तो उसको यहाँ पे काउंटर करने की ज़रूरत है। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। साइबर टेररिज्म है, ड्रोन अटैक है, तो यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ को काउंटर करने की मेन बात की गई है। मेन यहाँ पे थीम थी इस स्पेशल मीटिंग की यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि स्पेशल मीटिंग जो सीटीसी की है इंडिया के द्वारा होस्ट की जा रही है। 26/11 का जो मेमोरियल है 26/11 के अटैक के बाद में एक मेमोरियल बनाया गया है उन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी थी उस अटैक के समय में, उनकी याद के अंदर में। तो वहाँ पे इसकी मीटिंग है वो अभी उसकी स्पेशल मीटिंग वहाँ पे हुई है। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो स्टूडेंट्स अभी एक चिंतन शिविर है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। सूरजकुंड नाम की एक जगह है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे ये चिंतन शिविर है ऑर्गेनाइज हुआ है। सूरजकुंड वैसे भी काफ़ी फेमस है। आप हैंडीक्राफ्ट का एक फेयर है वो वहाँ पे हर साल फरवरी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सूरजकुंड कहाँ पे है और वहाँ पे बेसिकली फेयर से रिलेटेड वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर था। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पुलिस का एक चिंतन शिविर है वो ऑर्गेनाइज हुआ जिसको होम मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं उनके द्वारा हेड किया गया है। और यहाँ पे जो मेनली बेसिकली हम बात करें कि जो होम मिनिस्टर हैं डिफरेंट स्टेट्स के उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो पुलिस सर्विस से रिलेटेड जो लोग हैं लाइक द डीजीपी या हाईएस्ट ऑफिसर जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। आप देखिए कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म। एक देश के अंदर जो पुलिस सिस्टम है उसकी जो यूनिफॉर्म है वो यहाँ पे एक ही होनी चाहिए। आप देखिए कि आप जब भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर ट्रैवल करते हो तो आपको वहाँ पे जो यूनिफॉर्म है वो अलग अलग दिखाई देती है पुलिस सिस्टम की। और पुलिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल यहाँ पे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पुलिस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पे जो सिंगल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म की यहाँ बात की गई है। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात कीजिए तो वहाँ पे आपको पुलिस की जो ड्रेस है वो आपको वाइट कलर की दिखाई देगी। अगर आप दिल्ली में पुलिस सिस्टम की बात करोगे तो वहाँ पे जो ड्रेस है वो आपको डिफरेंट दिखाई देगी। अगर आप पुडुचेरी की पुलिस सिस्टम तो रेडिश कलर की पुलिस जो ड्रेस है वो आपको दिखाई देगी वहाँ पे। तो इसी वजह से वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म की यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी रिसेंटली वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र है, इस तरीके के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपने देखे होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इज पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आप देखिए कि पुलिस जो है और स्टेट जो यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया है कि सभी यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड है, जो ज़मीन है, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर होते हुए भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर कानून नहीं बना सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो आपको इनकरेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। सेकंड यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो डीजीपी हैं, सभी स्टेट्स के अंदर तो डीजीपी भी नहीं है, सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर में कुछ यूनियन टेरिटरीज के अंदर हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनको सीपी बोला जाता है। सीपी मीन्स द कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से उनको जाना जाता है, जैसे आप दिल्ली में देखिए। तो यहाँ पे जो डीजीपी हैं उनको अपॉइंटमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है बेसिकली यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है, अपॉइंट तो वहाँ नहीं किया जाता है।
बेसिकली 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, जिसके अंदर बताया गया कि स्टेट के जो लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा एक लिस्ट है वो सेंड की जाएगी और उन लोगों का यहाँ पे जो इंटरव्यू है ये यूपीएससी के द्वारा किया जाएगा। और यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे 3 जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जो 2 साल तक यहाँ डीजीपी हैं वो बन सकते हैं, उनकी एज है, उनका नाम यहाँ पे आफ्टर द इंटरव्यू रिकमेंड किया जाता है। बेसिकली 2006 के अंदर एक केस आता है प्रकाश सिंह जजमेंट, जिसको पुलिस रिफॉर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। तो उसी जजमेंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये यहाँ पे एक ऑर्डर है। तो वहाँ पे यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं और रिकमेंड किया जाता है कि इन 3 लोगों में आप किसी को भी डीजीपी हैं वो अपॉइंट कर सकते हो। ये आपको देखने को वहाँ मिलता है बेसिकली। और ये बेसिकली 2018 के अंदर जब इस तरीके से ये जजमेंट पास किया गया तो उस समय में कुछ स्टेट के जो गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा यहाँ पे इसके अगेंस्ट में भी बात की गई कि ये जो स्टेट लिस्ट है उसको यहाँ पे बेसिकली जो पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसको यहाँ पे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो इस वजह से जो है डी आंसर यहाँ पे होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, अभी आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी रीड किया होगा कि इसका एक स्पेशल मीटिंग है वो होने वाला है 3 नवंबर को। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि लगातार जो 3 क्वार्टर हैं, 3 क्वार्टर के अंदर में एमपीसी के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट था जो अचीव करना है 2 और 4 के बीच में यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, 2 और 4 के बीच में, जो बेसिकली उर्जित पटेल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके बारे में इसको क्रिएट किया गया था। तो उसको अचीव करने में फेल हुआ है एमपीसी, उसी वजह से इसकी एक स्पेशल मीटिंग है जो यहाँ पे 3 नवंबर को हेल्ड की जाएगी, 3 नवंबर को होने वाली है। तो इंडिया क्या पहला कंट्री है जिसने इन्फ्लेशन है वो एक टारगेट होना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पे जो रेपो रेट है उसके थ्रू यहाँ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके एमपीसी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इंडिया पहला कंट्री नहीं था, इंडिया से पहले जो न्यूजीलैंड है उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था। इंडिया के द्वारा जब एमपीसी को अमेंड किया गया 2014 में, जो 6 मेंबर कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उर्जित पटेल कमेटी के बाद में यहाँ पे आपको जो एमपीसी है उसका यहाँ चेंज देखने को मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट इस वजह से नहीं है कि न्यूजीलैंड पहला कंट्री था जहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या ब्लू फ्लैग स्टेटस से रिलेटेड है। जो बीच है, मैराइन एरिया हैं, इनको ये स्टेटस दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली 2 नए बीच हैं जो लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है मिनिकोई, वहाँ पे वो ये स्टेटस दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो स्टेटस है, जो ब्लू फ्लैग का स्टेटस किसी भी बीच या मैरीन एरिया को जो दिया जाता है वो फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन है जो कोपेनहेगन एंड डेनमार्क बेस है, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि इंडिया जो ऐसा कंट्री है जिसके अंदर हाईएस्ट ब्लू फ्लैग बीचेज हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा जो स्पेन है, स्पेन के अंदर हाईएस्ट यहाँ पे ब्लू फ्लैग स्टेटस वाले बीच आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड है ग्रीस, ग्रीस नाम का जो कंट्री है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे हाईएस्ट जो वहाँ पे बीचेज हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का मतलब है कि वहाँ पे जो क्लीननेस है बीच के ऊपर में, वहाँ पे जो स्वच्छ भारत उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो क्लीननेस है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए आंसर है, ओनली 1 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अनुशीलन समिति के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, और ये जो जेल के अंदर जब रहे
तो 63 देश तक ये कंटिन्यू स्ट्राइक के ऊपर थे, हंगर स्ट्राइक के ऊपर रहे हैं। भगत सिंह के साथ ये जेल के अंदर रहे हैं। तो ये कौन थे, इनके बारे में यहाँ बात की गई है। तो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स इनका जो बर्थ का जो डे आता है वो सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पे जो जतिन दास के बारे में है, इनके बारे में आपको देखने को मिलेगा। जब आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी रीड करोगे तो वहाँ पे एक पर्सनैलिटी हैं जो 56 डेज 56 दिन तक वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे होते हैं। जो आंध्र प्रदेश का जो क्रिएशन किया जाता है, पोटी श्रीमालू जिनको बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे 63 डेज तक ये हंगर स्ट्राइक के ऊपर थे, जो वहाँ फास्ट करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। तो ये बेसिकली जतिन दास हैं जो दोनों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और अनुशीलन समिति हैं उनसे एसोसिएटेड थे। जेल के अंदर में इस तरीके से इनके द्वारा फास्टिंग की गई, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है जतिन दास है। तो हमने आज जतिन दास जी के बारे में देखा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो इंडिया के अंदर दिया गया है, टोटल इंडिया के अंदर जो बीच हैं वो 12 बीच हैं। 12 ऐसे स्टेटस हैं, 12 ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देखा, जिसकी एक रिसेंट मीटिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा 6 मेंबर कमेटी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। पुलिस सिस्टम के बारे में देखा हमने, पुलिस सिस्टम से रिलेटेड जो रिफॉर्म रिसेंटली आए हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। और काउंटर टेररिज्म कमेटी के बारे में देखा, जिसकी एक स्पेशल मीटिंग इंडिया के अंदर अभी होस्टेड की गई है इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, रिवाइज कीजिए रेगुलरली वे में, और कंटिन्यू आप बने रहिए, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए हम कंटिन्यू हार्डवर्क करना है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।